ये अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ जाती है। अच्छा जी, standard error of estimate. Last time we have discussed standard error of estimate and standard error of regression. तो उसका एक फार्मूला है। वो फार्मूला जो है बेसिकली हम इधर टी टेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो टी टेस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? बीटा ओवर स्टैंडर्ड एरर बीटा। तो बीटा और स्टैंडर्ड एरर बीटा जो है उसको हमने देखना, वो किधर से आए हैं। ये आपका जो स्टैंडर्ड एरर बीटा जो डिनोमिनेटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका फार्मूला इधर ये इधर प्रेजेंट है। स्टैंडर्ड ऑफ बीटा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन अंडर रूट। ये इसका फार्मूला है। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर जो है वो उसका फार्मूला ये है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस टेबल से जो है वो ले सकते हैं। दिस इज समीशन ई आई स्क्वेयर और दिस इज समीशन ई। ठीक है, तो ये इधर जो है वो समीशन ई आई स्क्वेयर जो है वो बेसिकली यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर्स जो हैं एक्स और वाई के कोई भी नंबर्स आपके पास अगर होंगे तो उनके बेसिस के ऊपर जो है वो आप अपनी अभी आवाज नहीं आ रही है जरा भी। अच्छा, सो ये जो फार्मूलाज हैं स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एरर, इस फार्मूला की बेसिस के ऊपर वी विल कैलकुलेट इन नंबर। वो नंबर जो है वो इधर पुट इन करेंगे और ये नंबर्स जो हैं ये ऑलरेडी हमारे पास टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टैंडर्ड एरर बीटा। वो हमारे इस टी टेस्ट के फार्मूला में डिनोमिनेटर के अंदर हम पुट अप कर देंगे। और ये जो बीटा है, ये बीटा तो एक्चुअली बीटा है दैट इज 0.82। ठीक है, तो 0.82 इज अवर बीटा विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रिग्रेशन। और दूसरी तरफ ये स्टैंडर्ड एरर बीटा जो है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, उसका फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। सो आपने टी की एक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। टी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देन वी विल कंपेयर दिस टी कैलकुलेटेड विद टी टैबुलेटेड। सो कैलकुलेटेड वैल्यू को टैबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हुई तो इसका मतलब यह है कि आपका वेरिएबल, स्पेसिफिक वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट है। अगर ये वैल्यू कम हुई तो आपका स्पेसिफिक वेरिएबल जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब स्पेसिफिक की बात इस वजह से कर रहा हूं कि ये टी वैल्यू जो है ये हर वेरिएबल की एग्जिस्ट कर रही होती है। इधर हम सिंपल रिग्रेशन देख रहे हैं तो इस वजह से हमारे पास सिर्फ जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज एक्स। ठीक है, और जब हम मल्टीपल रिग्रेशन की बात करेंगे तो वी विल हैव मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो उस केस में क्या होगा कि एक से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हर वेरिएबल की टी वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। वो आपको जो रिग्रेशन हम अप्लाई करते हैं स्टेटा के अंदर या एक्सेल के अंदर, वो आपको हर वेरिएबल की टी वैल्यू जो है वो मिल जाती है। तो वो टी वैल्यू जो है वो बेसिकली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी हो तो आपका वेरिएबल सिग्निफिकेंट है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से छोटी हो तो आपका वेरिएबल जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब if t calculated is greater than t tabulated then we can reject h naught, which means b is not equal to 0। अच्छा, अब ये h नॉड जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जब हम कोई भी वेरिएबल जो है उसको टेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि क्या वो वेरिएबल जो है वो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है कि नहीं है, तो हम उसके हाइपोथेसिस बनाते हैं। हम दो हाइपोथेसिस नॉर्मली बनाते हैं, एक है नल हाइपोथेसिस और एक है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक हो गया। अब ये नल हाइपोथेसिस जो है ये सिंपली ये कहता है, फॉर एग्जांपल इधर हमने ये जो रिलेशनशिप बनाया था दैट रिलेशनशिप वाज, ये क्या था, इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप। एक्सपेंडिचर वाज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया, और इनकम वाज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें ये जो रिलेशनशिप था इसमें हम कह रहे थे कि इनकम के एक यूनिट के बढ़ने से, इनकम का एक यूनिट अगर बढ़ता है तो आपका एक्सपेंडिचर ऑन फूड जो है वो 0.82 यूनिट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो
नाउ नल हाइपोथेसिस का कंसेप्ट ये है, जैसे ये पीछे अभी हमने देखा कि इनकम और एक्सपेंडिचर ऑन फूड का रिलेशनशिप था, तो हम बेसिकली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन फूड का इम्पैक्ट, सॉरी इनकम का इम्पैक्ट एक्सपेंडिचर ऑन फूड पे। अब ये दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो है दैट इज इक्वल टू 0, ये कर देंगे हम नल हाइपोथेसिस के अंदर, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये देखें जरा कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने नल हाइपोथेसिस कर दिया, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कर दिया कि ये जो रिलेशनशिप था इनकम और एक्सपेंडिचर का दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम ये हाइपोथेसिस जो है नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना के, तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि जब ये टी कैलकुलेटेड टी टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होती है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। हम इस तरह से इसको लेके चलते हैं। अब एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव वे में ऑब्जेक्टिविटी के अंदर जो है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप जो है वो कितना सिग्निफिकेंट है, इसको आप रेंजेस के अंदर जो है वो लेके आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से फिर हमारे लिए आसान भी ये होता है कि इफ समथिंग इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो वो जो 0 के इक्वल करना होता है वो होता है नल हाइपोथेसिस, और कुछ ना कुछ जो है उसका मतलब ये है कि वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो हमारी जो लैंग्वेज यूज होती है अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हुए, वो लैंग्वेज सिंपली ये होती है कि अगर आपका वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ गया है, मतलब कि अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टैबुलेटेड, देन इट मींस के our variable is significant and we can reject h naught for our independent variable। तो h naught को रिजेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तब उसके अंदर हम जो ये देख रहे होते हैं वैल्यूज, टेबल की वैल्यूज देख रहे होते हैं, उधर फिर मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कितना है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जितना ज्यादा होता है आपका, आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, सो बी इज नॉट इक्वल टू 0 विच मीन्स b is not equal to 0 which means coefficient of determination, the coefficient of determination, या हम इसे कहते हैं explanatory power of the model। अब explanatory power of the model का मतलब क्या है कि आपका मॉडल जो है वो कितने परसेंट, मतलब आपका मॉडल जो है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या मल्टीपल, जितने भी आपने, अगर सिंपल रिग्रेशन कर रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अगर मल्टीपल रिग्रेशन कर रहे हैं तो वी कैन हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ मॉडल का मतलब यह है कि आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर सिंपल रिग्रेशन है, या आपके मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर मल्टीपल रिग्रेशन है, तो वो कितने परसेंट वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब कि आपकी इक्वेशन की राइट साइड जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की है, वो आपके इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की है, उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल में, उसके कितने परसेंट वेरिएशन को आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ द मॉडल कहते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन वाई या डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय एक्स, इसे एक्सप्लेनेटरी पावर या कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हम कह रहे हैं। फार्मूला उसका इधर एग्जिस्ट कर रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन। अच्छा, तो ये बेसिकली हम फिर इधर ये बता रहे होते हैं कि y में डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएशन आ रही है, लेट्स से उसमें हम हाइपोथेटिकल बात करते हैं 100 नंबर्स की वेरिएशन उसमें आ रही है y में। ठीक है, लेकिन वो
100 नंबर की जो वेरिएशन आ रही है उसका कितने परसेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है। वो अगर 70% है तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो 70% डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की टोटल वेरिएशन जो है उसका कितने परसेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, इसे हम कहते हैं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ मॉडल को हम एक और तरह से भी देख सकते हैं। वो और तरीका क्या है कि देखें, आपका मॉडल जो है, आपका मॉडल जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने परसेंट वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसे हम कहते हैं दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। और जितने परसेंट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, और टोटल वेरिएशन जो है, टोटल वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का पोर्शन होता है और उसमें अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का पोर्शन होता है। एक्सप्लेन वेरिएशन क्या है? एक्सप्लेन वेरिएशन वो है जो एक्सप्लेन हो गई है वाया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वो वेरिएशन जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होगी। इन दोनों को ऐड अप करें तो टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन का जितने परसेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा है उसे एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ द मॉडल कहते हैं। वी हैव दिस फार्मूला। इस फार्मूला के नंबर्स जो हैं वो हम पीछे जो टेबल है उसमें से ले सकते हैं, नंबर्स लेके प्लग इन करेंगे, वो विल कैलकुलेट द नंबर। सो द अबव कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 minus n summation e square over n summation y square minus summation y whole square। so ये numbers जो हैं वो calculate हो जाते हैं। again the thing is कि अगर आप excel पे करोगे या स्टाटा पे करोगे तो आपको ये चीजें calculate करने की जरूरत नहीं है, बस उनकी background जो है उसको understand करने की जरूरत है। exactly। एंड देन उसके बाद फिर हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूजिंग द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। पीछे क्या था? आर स्क्वायर था जो हमने एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ द मॉडल की बात की, दैट वाज आर स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं सर फिटनेस भाई क्या टेस्ट। आपको एक्सप्लेन करते हैं जरा। गुडनेस ऑफ फिट जो है दैट एक्सप्लेन्स ओवरऑल फिटनेस ऑफ द मॉडल। ठीक है, पीछे वो जो आर स्क्वायर था दैट वाज एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ द मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा था कि मॉडल में मॉडल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की कितने परसेंट वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक हो गया। मॉडल मीन आपके इक्वेशन के राइट साइड पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन का कितने परसेंट एक्सप्लेन कर सकता है। वो जितनी ज्यादा हो वो उतना अच्छा होता है। आर स्क्वायर का नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना अच्छा होता है। नौ अब आ जाते हैं गुडनेस ऑफ फिट। आपने ये देखना है कि ओवरऑल चीजें जो हैं वो ठीक है, ओवरऑल चीजें, ओवरऑल आपका मॉडल जो है वो फिट है कि नहीं फिट। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके पास नल हाइपोथेसिस होता है, आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि f इज इक्वल टू 0 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि f इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो अगेन क्या है, वी हैव दिस फार्मूला और इस फार्मूला के थ्रू आप गुडनेस ऑफ फिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब आपके पास एक नंबर इस फार्मूला से कैलकुलेट किया हुआ आ जाता है और एक नंबर आपके पास टेबल के अंदर f का एग्जिस्ट कर रहा होता है। आपने इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है। अगर आपका f कैलकुलेटेड आपके टेबल के नंबर से बड़ा है, ठीक है, तो देन आपका मॉडल जो है दैट इज अ गुड फिट। अगर वो छोटा है तो देन दैट इज नॉट अ गुड फिट। ठीक है, अगर आपका मॉडल फिट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कुछ सीरियस इश्यूज हैं आपके मॉडल के अंदर और आपके जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज हैं उनको यूज नहीं किया जा सकता इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सर तो इसकी ये वैल्यू भी हम टेबल से देखेंगे। इसकी वैल्यू भी हम टेबल से देखेंगे। तो ये हो गया आपका फिटनेस टेस्ट। अब आ जाते हैं आगे, चले ब्रेक करते हैं